to please come and enlighten us with his speech. Sir. बात की कि मैं सोच रहा हूँ इस तरह बोलने पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया, और मैं जानता हूँ जो अतुल भाई का, अतुल कनौजिया, ये बात पिछले साल ही शुरू हुई थी और अतुल जी ने भी बोला, मैंने बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये सब जो आइडिया हो रहा है क्यों ना हम अपने साथियों के साथ शेयर करें, और मैं ट्राई कर रहा हूँ। बेसिकली हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, लेकिन हम सब लोग पढ़ते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने का, आप सब लोग हमारे गेस्ट हैं, और जो स्पेक्ट्रम मैं देख रहा हूँ उसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे साथी डॉक्टर्स हैं, शहर के वो लोग हैं जो सोशल वर्क भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री से हैं, जो जॉब से रिटायर हुए हैं, तो एवरीवन इज देयर। बट एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आपकी उत्सुकता और प्यार दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उत्सुकता से आएंगे, कुछ लोग प्यार से आएंगे, और कुछ लोग 5:37 देख के उसकी क्यूरियोसिटी से आएंगे। 5:37 का मतलब कुछ नहीं था। जब बात हुई डॉक्टर मधुबन क्यों कर रहे हो, और मुझे पता है उन्होंने बोला कि कुछ गलत छप गया है। हमने नहीं सर, आई एम वेरी स्ट्रेट, आई एम जस्ट सेंडिंग ए मैसेज, आई मीन बिजनेस। When I write a time, it has to be followed up. That's the only message I wanted. And good if we could start that. So let's see what I'm going to speak. I've compiled some data. मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँगा। पहला जो फोटो है वो हम दोनों, हमारी अलका की फोटो, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जो पीछे है वो दिखाता माउंट फ्यूजी की है। अभी हम लोग जापान होके आए हैं, और जापान की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने के बाद वो देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया था, और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं, जापानीज सबसे क्रूर लोग होते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी टॉर्चर करके उन्होंने जो अपने प्रिजनर्स को मारा है उसकी इम्तिहा है, अगर आप पढ़ना चाहें, या ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई देख ले, बहुत सारे मूवीज यू कैन सी, या पढ़ लें। और आज वही वहाँ पे उनको देख के समझ नहीं आता कि एक पूरे इतना कैसे कोई बदल सकता है, लेकिन ये देश अपने में अनोखा है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए वहाँ पे। तो इसलिए पहला फोटो माउंट फ्यूजी और जापान के बैकग्राउंड में है। हो चुका है जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर का, वो द मोमेंट यू कम टू द एक्सटीरियर, जैसे आप वोम से बाहर आते हो वो टिकिंग शुरू हो जाता है। पर बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या, जो डिफाइन नहीं किया सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ, जो आज इतना पढ़ने के बाद पिछले 60 साल की उम्र से जो इस पे काम करना शुरू किया, वो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद, या पढ़ना शुरू किया। पढ़ना तो अपने लिए शुरू किया। मुझे लगता है अगर यही नॉलेज हमको 25 साल में हो जाती और मैं थोड़ा सा भी उधर शिफ्ट कर जाता, तो बहुत कुछ मैं बचा सकता था अपने को, अपने फैमिली मेंबर्स को। छोटी छोटी गाइडलाइन, और वो बहुत काम आएगी। लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट वी कैन डू, क्या हम लोग कर सकते हैं। पर लुक अराउंड, आप चारों ओर देखिए है क्या। अगर आज कितना बदलाव आ गया, आपको 100 साल के लोग बहुत दिखेंगे, और जिस देश से मैं जा रहा हूँ वहां तो भरे हुए, वहां ओल्ड दिखते हैं, लेकिन कोई भी थोड़ा भी थुलथुल तो नहीं दिखता है। अगर हम क्यों संदीप जी भी अभी हम लोग ऑलमोस्ट साथ जापान घूम रहे थे, एक साथ नहीं थे लेकिन 2 दिन के फासले पे चल रहे थे। जापान में कोई नहीं दिखा वहां पे ऐसा, तो हम लोग लेकिन दिख रहे हैं कि सब जगह एज बढ़ रही है। अब अगर अपने रिलेटिव्स को देखिए, अपने फैमिली में देखिए, जो एवरेज एज था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 80 कोई बड़ी बात ही नहीं होती। एक समय था जब मैं छोटा था तब 60 साल बहुत बड़ी बात होती थी, रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो पिछले 50 साल में एक बहुत बड़ा अंतर ये आ गया। तो अब वो 100 साल, और जितने एजिंग इंस्टीट्यूट है, अब एजिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट कहलाता है, और दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसके अलग डिपार्टमेंट्स है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। और उनका कहना है कि अगले 10 साल बाद हम लोग का एवरेज एज 100 के ऊपर निकल जाएगा, और 120 साल तक जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं होगा। 2050 में ये टारगेट है, हमारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है अगर इस तरह की बातें करें तो। इसका मतलब आप क्या तैयार हैं 120 साल तक जीने के लिए? मेंटली भी, फिजिकली तो बात अलग है, मेंटली भी होना चाहिए ना। आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम तो जिएंगे, और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या बदलाव आया है पिछले 100 साल में? जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो कॉज ऑफ डेथ। अगर आप 100 साल पहले जाए, जो कॉज ऑफ डेथ हमारे पास क्या था?
अगर आप देखें इन्फेक्टिव डिजीज, लाइन के इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा डेथ इन्फेक्शन जो होती थी, कॉलरा, प्लेग, जिसका हम लोग नाम नहीं सुनते हैं। और प्रिवेंशन केम ग्रेजुअली विद नॉलेज ऑफ हाइजीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लंदन का प्लेग के बारे में पढ़े होंगे तो एक साथ हजारों लोग की रोज डेथ होती थी, डेड बॉडीज को उठाना मुश्किल हो गया था। हाइजीन का नॉलेज कहां से आया? सरप्राइजिंगली इट केम फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहां पे उन्होंने दिखाया कि दो तरह का वाटर सैनिटेशन होता है। एक दो तरह के वाटर का डिस्पोजल होता है, जो ह्यूमन वेस्ट का वाटर है वो अलग उसकी नाली है जो नीचे है, और जो नॉर्मल घर की की पहला सीवर सिस्टम बनाने में अमेरिका, इंग्लैंड और तीसरा देश जो था दुनिया में वो फ्रांस और जर्मनी नहीं था, भारत था। कैलकाटा वाज द फर्स्ट सिटी। तो अगेन हम लोग के यहाँ से नॉलेज लेके हम ही लोग के देश में इसका प्रयोग किया गया, एंड इट मेड ए रिमार्केबल चेंज। प्लेग का नामो निशान हटने लगा, जो इन्फ्लुएंजा इतना कॉमन था, फ्लू से इतना लोग मरते थे, 1918 का फ्लू अभी भी लोग याद करते हैं, मिलियंस में लोग की डेथ हुई। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था। और आप देख सकते हैं ये जो हरा रंग का है, ये 1900 में इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डेथ होती थी इन्फेक्शन से, और आज की तारीख में वो आप हरा रंग दिखेगा, डेथ होती है, पर वो इन्फेक्शन में नेग्लिजेंस है और भी कोमॉर्बिडिटीज होती है, उससे होता है। इवन कोविड में पूरा दुनिया बदल गया, आप कोविड की डेथ को नहीं मानते हैं, कोविड के साथ बोलते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन डेथ हुई, कोविड की डेथ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। तो हम लोग बहुत बदल रहे हैं, दुनिया बहुत बदल रही है, और इसी कड़ी में और भी बदलाव आएगा। अब क्या है हम लोग का डेथ, इन्फेक्शन तो चला गया और उम्र बढ़ रही, तो अब हमारा जो सबसे बड़ा डोमिनेंट कॉज ऑफ डेथ है वो कैंसर है। और आप अगर पढ़ना चाहें तो कैंसर भी हम लोग बहुत ज्यादा रोकथाम कर चुके हैं, जो मेडिकल साइंस है वो बहुत तरक्की कर रही है, और बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीटेबल मानते हैं। वो ग्रुप दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, नई नई रिसर्च आ रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और उसका एक तरीका बदल रहा है ट्रीटमेंट करने का। दूसरा है जो बहुत बड़ा ग्रुप है, और शब्द ही काफी है पर्यावरण, लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल में ऐसी बीमारियां जिससे डेथ हो रही है, जिसको आप अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, और इसमें से एक मेरे पास भी डायबिटीज। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा तो बात करूंगा तो उसमें अपनी और अपनी फैमिली को ही कोट करूंगा। मेरे पास कहानियां तो पूरे शहर के इतने लोग की हैं, लेकिन एथिकली दैट विल बी रॉन्ग, तो कुछ एग्जांपल मैं अपने ही घर का दे पाऊंगा जिससे कि मैसेज चला जाए। व्हीकुलर एक्सीडेंट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड दैट इंक्लूड्स अनफॉर्चुनेटली इंडिया। इंडिया में अभी भी व्हीकुलर एक्सीडेंट से, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लोग की डेथ हो रही है। कमिंग टू मेन मुद्दा कि हम लोग बड़े जब बूढ़े होते हैं तो होते कैसे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। हम सब लोग जेनेटिक्स, जब मैं पढ़ना आया था मेडिसिन में तब भी जेनेटिक्स की बात होने लगी थी, और हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। हम थोड़ा सा बताएंगे वो जो हम लोग को एक दिमाग की बत्ती जला दे, जो पॉइंट्स टू पॉइंटर विल थिंक। कुछ चीजें हम लोग जरूर जानते हो, मेरे ख्याल सब आम जनता भी जो नॉर्मल थोड़ा इंटरेस्ट लेता है वो जानता है। लॉन्जेविटी जीन्स, कुछ लोग के जीन्स होते हैं जिसमें उनकी लाइफ लंबी होती है। देन वी नो म्यूटेशन, जीन म्यूटेशंस होते रहते हैं सेल के, जिसमें वो गलत बन जाता है और ट्यूमर बनने लगता है। और ऑन्कोजीन्स, जहां पे म्यूटेशन के साथ ट्यूमर बनते हैं। ये तीन टर्म हम लोग बहुत करते हैं, टी सेल और बी सेल। जो टी सेल है वो एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ये बॉडी का बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है। इनफैक्ट टी सेल और बी सेल की थीसिस, मेरी वाइफ जब हम लोग थीसिस करते उनकी थीसिस थी, लेकिन बहुत प्राइमरी था। ये बात है 82-83 की, और बहुत ही प्राइमरी होता था। टी सेल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यही नहीं हो पाता था, रिजल्ट नहीं मिलते थे। अब तो वो बहुत ही अलग सिस्टम है, अब केमिकल माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आगे आ गई बात है, जहाँ पे केमिकल प्रिंट्स देखे जाते हैं सेल के। तो ये एक बहुत बड़ा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। मींस आपका बी सेल जो है वो सेंसिटाइज करता है बॉडी को, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है ये गलत है, ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा, और टी सेल उसको क्लीन करता है। मींस हमारे पास एक क्लीनिंग सिस्टम है जो गलत सेल्स जो बॉडी में है उनको साफ करते रहेगा। तो ये बेसिक एक आइडिया मैं देना चाहता था, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। लेकिन जीन्स इंपॉर्टेंट है,
every person is an expression of their genetic disposition और composition। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब देखते हैं अपने को, तो अपने को आप दूसरों से मत देखिए। कंपेयर करना है तो लुक बैक इनटू योर फैमिली। आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो आप में आने के चांसेस हैं। आपका कंपोजिशन है दो फैमिली के ट्री से है, एक आपके मदर की फैमिली, एक फादर की फैमिली, और दोनों से आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, कुछ गलत चीजें भी मिलेंगी। आपको पता होना है कि अगर इतनी गलत चीज आ रही है तो आपको पहले से क्या ध्यान रखना है। मैंने ये बोला कि मेरी फैमिली में एक लाइन में काफी लोग हो जाएंगे, जैसे मेरी मदर के साइड में, और वो मेरे लिए 30 साल की उम्र में एक वार्निंग सिग्नल था कि मैं जो दिन रात काम करता हूँ, अपने खाने की चिंता नहीं करता, ऑल दी प्रॉब्लम्स कैन लीड टू डायबिटीज। तो ये दो देखना बहुत जरूरी कि आपकी फैमिली के में क्या है, और डोंट थिंक कि आपके मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का ट्रेड भी आप में आएगा। तो पहला तो है अपने को देखिए और देखिए क्या है। और इसी कड़ी में एक चीज बता दो, ट्विंकल खन्ना का आपने नाम सुना होगा, डिम्पल कपाड़िया की लड़की है। मैं राजेश खन्ना नहीं बोलता हूँ, डिम्पल मेरी जरा फेवरेट हुआ करती थी, और राजेश खन्ना तो राइवल था एनीवे। तो ट्विंकल खन्ना के जब बॉयफ्रेंड हो रहे थे, वो बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन पूछे, ये उनकी किताब से ही बता रहा हूँ। बहुत वो बैठ के ट्रेस करती थी, अच्छा तुम्हारे चाचा के कैसे क्या करते हैं, उनका कितने बार एडमिट वो भर्ती हुए, इस तरह से करती थी। अक्षय कुमार का पूरा वाइवा हुआ है, तो बाद में उन्होंने अक्षय कुमार के फूफा जी के बारे में पूछ लिया। फिर किसी ने समझाया भैया फूफा उसकी डायरेक्ट फैमिली का नहीं है, मतलब वो शादी करने के पहले ठोक बजा लिया उसने कि खानदान में दूर दूर तक सब लंबा जीने वाले हैं, कोई मेजर बीमारी नहीं है, कहीं डायबिटीज नहीं है, कोई उसके फूफा जी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी अक्षय कुमार के, तो उसी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, उसने रोक दिया था शादी। फिर किसी ने समझाया, डॉक्टर, उसके फैमिली डॉक्टर ने, अच्छा उसका फूफा है, बुआ होती तो बात अलग थी, फूफा है तो चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये इजीली किया जा सकता है आज की तारीख में भी, और सब लोग कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज आई कि ये जो जेनेटिक्स है उसको कैसे हम क्लीन करें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सब बहुत पहले नहीं देखा गया, अब ये सब समझा जा रहा है। एक फ्री रेडिकल थ्योरी आई बीच में, जो आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो जीन्स है वो सेल्स को डैमेज, जीन्स जो सेल को बना रही है वहां पे ऑक्सीडेशन होने लगता है, इसलिए एंटी ऑक्सीडेंट खाइए। डॉक्टर हरमन जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, he lived for around 98 years, और 92-93 साल तक तो अपनी लैब में काम करते रहे। लेकिन आज की तारीख में कहा जा रहा है ये थ्योरी बेकार है, और इसने मेडिकल कंपनी का बहुत भला कर दिया। एंटीऑक्सीडेंट इतने बिकते, मैं खुद बोल रहा हूँ डॉक्टरों के भी, मैं अल्फा लिपोइक एसिड खा ही रहा हूँ। तो लेकिन ये थ्योरी जब आई तो बहुत तेज आई, और मेडिकल फर्म ने इसको बहुत कैपिटलाइज किया। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सेल है वो ओल्ड होके आपको जब इसमें भर जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। ओल्ड सेल को क्लीनिंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, पर वो क्लीनिंग प्रोसेस ऐसा कैसे करेंगे, वो क्लीन करे ढंग से, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और सब चीज पे दोस्तों काम हो रहा है, नई नई जानकारियां आ रही हैं। जो सबसे बड़े इस सब थ्योरी को डिबंक किया है वो है क्लोनिंग। आपको याद होगा डॉली शीप, जो 1970 में फर्स्ट क्लोनिंग हुआ था इंग्लैंड में, और अनफॉर्चुनेटली वो जो डॉली थी वो पूरा लाइफ नहीं जी पाई, बीच में उसके लंग्स के इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गई। तो ये कहा गया इसने इन्फेक्शन पकड़ा इसलिए क्योंकि क्लोन से, तो क्लोन से आपको खराब लोग आएंगे, पर वो थ्योरी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज की तारीख में क्लोनिंग शो करता है कि हम लोग कितने भी उम्र हो जाए, हम लोग के सेल्स खराब नहीं है। तो ऐसा क्या है जो एजिंग हो रही है? क्लोनिंग में आप कितने भी उम्र के सेल को ले ले, पर जो नया जो क्लोन बनेगा वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। बारबरा स्ट्रेसेंड एक हीरोइन रही है हॉलीवुड की, उसको अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। अपने 14 साल के कुत्ते का उसने सेल प्रिजर्व कराया, और उसकी डेथ के बाद दूसरा उससे कुत्ता बनवाया जो आइडेंटिकल जैसा उसका कुत्ता था वैसा ही बना, एंड इट वाज डन एट द कॉस्ट। तो यूएस में तो ये कॉस्ट शुरू हो गया, जेनेटिक मैपिंग भी शुरू हो गई है यूएस में। वो जो कुत्ता हुआ था वो हुबहू अपने उसके पुराने कुत्ते जैसा था। इसके ऊपर एथिकली हम लोग बहुत बहस कर सकते हैं,
लेकिन क्लोनिंग ने ये प्रूव किया कि वो बुढ़ापे का सेल, क्योंकि 14 साल का कुत्ता मतलब इफेक्टिवली 75 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन के जो सेल लिए गए थे, उससे भी एक नया कुत्ता वैसा ही बन गया जिसमें कोई कमी नहीं थी, जो पूरी लाइफ अपना फिर जिएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जिसने दिमाग की बत्ती जलाई लोगों की, साइंटिस्ट की, जिसके ऊपर काम चलना शुरू हुआ। इसका मतलब 74 साल के उम्र का जो सेल था वो फुल वाइटल था, सब कुछ उसमें ठीक था। तो क्या है जिसके कारण सेल्स की डेथ होती है, सेल बूढ़े होते हैं? So new discoveries lead to new questions. That's how science evolves. And more you start, more research, more reasoning, more logic, and it has to be evidence based. इसका मतलब आज अगर मेरा एक सेल लेके दूसरा क्लोन किया जाए तो वो अमल शंकर जैसा था, मैं पैदा होके बना था, वैसा ही होगा, उसको डायबिटीज भी नहीं रहेगी। And that is a very important thing. The things which are acquired is acquired. I'm not born with that. हमको वो पैदा नहीं हुए थे ये लेके। और मेरे आज के बीमारी वाले, मतलब अगर डायबिटीज को बीमारी मान ले लाइफस्टाइल की जगह, तो भी उस सेल से भी जो नया अमल आएगा वो उसमें डायबिटीज नहीं होगी। अगर वो उसको लाइफस्टाइल अपना ध्यान रखा तो उसको डायबिटीज भी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल थ्योरी था। 2018 आज से 6 साल पहले चाइना में एक डॉक्टर ने ट्विंस कर दी, उसके ऊपर आऊंगा बाद में, लेकिन बहुत ही खतरनाक चीज है। तो बॉडी में हो क्या रहा है अगर सेल्स ठीक है? केवल 46 क्रोमोसोम्स हैं हम लोग के पास, और एक दिन में एक सेल में वो जो हमारा सेलुलर मल्टीप्लिकेशन ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, 20,000 to 20,500 जीन्स है उसमें। ये 46 क्रोमोसोम्स करीब 2 ट्रिलियन टाइम्स से 2.5 ट्रिलियन टाइम्स दिन में डिवाइड होते हैं, और उतने ही से जो पुराने होते हैं वो डिस्कार्ड होते हैं। जो सेंसिटिव सेल्स कहलाते हैं, जो पुराने सेल वो डिस्कार्ड होते हैं। इसके अलावा जब वो डिवीजन होते रहता है तो कुछ सेल्स थोड़े खराब भी बनते हैं, इतने तेजी से बन रहे हैं क्योंकि आपका क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है। तो एक प्रोसेस समझने की बात है। मैं कैसे समझाऊं? आपके यहाँ जो हमारे पान पराग का शहर है, पान पराग के जो फ्लेक्स पाउच बनते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन बनाती है। बहुत जब लाखों पाउच बनते हैं तो उसमें कुछ पाउच खराब निकलते हैं, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो खराब वाले पाउच फिर मल्टीप्लाई करेंगे और भी खराब पाउच बनेंगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये सॉर्टिंग आउट में कहीं ना कहीं दोस्तों गड़बड़ी होने लगती है। इसका मतलब जो डिवीजन हो रहा है सेल्स का, उसमें जो खराब सेल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्लीनिंग सिस्टम हमारा बिगड़ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने क्लीनिंग सिस्टम को पोटेंशिएट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और इतने ही जीन्स हैं, 25,000 जो जीन्स है वो सबके पास है, पर वही जीन्स से अरबों, हम लोग कितने पता नहीं दुनिया में कितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति अलग है। ये वैसे ही है जैसे मैं मैंडोलिन बजाता हूँ, मैंडोलिन में केवल स्वर तो वही है, उन स्वर के कॉम्बिनेशन से हम हर बार एक अलग गाना बजा देते हैं। वही हाथ है, वही दोनों हैं, और इसी तरह अगर वो केवल 7 स्वर को 3 स्केल में, और हम इतने सारे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, उसी स्वर को हम स्लो बजा सकते हैं, तेज से बजा सकते हैं, ट्रेबल कर सकते हैं, टाइमिंग से फर्क कर सकते हैं। यही हाल जीन्स का है। ये जीन्स आपस में कंबाइन करके टोटल ओवरऑल इफेक्ट देते हैं। तो जेनेटिक इफेक्ट अलग अलग आता है, पर जीन्स वही है हम लोग के जो ह्यूमन जीन्स हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको लोकलाइज किया है जो सिंगल जीन है, अदरवाइज मल्टीपल जीन्स डिफरेंट। जैसे हमने मैंडोलिन डिफरेंट साउंड से बजा दिया, तो वही जेनेटिक्स का डिफरेंट जीन्स एक दूसरे के ऊपर, कोई पहले बजेगा, कोई तो वो जो एक्सप्रेशन देगा वो अलग होगा। इससे एक बहुत बड़ी आशा जगी या आस जगी बाकी लोग में कि जो लोग लॉन्जेविटी जीन्स जिनके पास है वो है क्या। तो दोस्तों लॉन्जेविटी जीन्स है हम सबके पास, हम लोग के ऊपर उसका जो एक्सप्रेशन है वो दबा हुआ है, क्योंकि उसका जो बजने का तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है। तो वो क्या चीजें हैं जिससे हम उसको इन्फ्लुएंस करें, जिससे हमारी लॉन्जेविटी जीन्स डोमिनेट करने लगे। और बहुत सिंपल है, कुछ तो सप्लीमेंट्स है, कुछ बाकी चीजें जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज की तारीख में अगेन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मल्टीपल हॉर्मोन्स ऑफ एजिंग, जो 8 और 9 टिपिकल हार्मोन्स बताए गए हैं वो ये है। सिंक्लेयर
Dr. Sinclair, it is from his book, and he has enumerated it. He is a professor in Harvard, working only on aging. तो ऐसे बहुत लोग हैं और डिपार्टमेंट उसकी भी लड़ाई चलती है, इसका जो एक और दूसरा हेड है और दोनों हेड के बीच में खूब लड़ाई चलती है। दूसरा बोलता मैंने ये रिसर्च किया, तुमने चोरी कर ली, वो सब चल रहा है। बट ये these are 9 things which established now. जीनोमिक इंस्टेबिलिटी जो जीन्स ब्रेक करते हैं वो है, टेलोमेयर, ये सब साइंटिफिक टर्म्स है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग के पास आइडेंटिफाइड है ये 9 चीजें। हम ऐसे उन चीजों से जिनको हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फायदा हो सकता है। तो सम हैव डोमिनेंट लॉन्जेविटी जीन्स, दे आर डेफिनेटली, कुछ लोग ब्लेस्ड है तो दे आर ब्लेस्ड, और बाकी सब जिसमें मैं भी हूँ, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा कि अपने लॉन्जेविटी जीन्स को हम एक्सप्रेशंस करा सके। और थैंकफुली ये नॉलेज आज हुई है, अगर मैं पढ़ रहा था तब हो जाती तो शायद अलका भी वो मेरे जीन्स, मेरे फैमिली जीन्स दे के मना कर देती कि भैया यहाँ शादी नहीं करो, ये गड़बड़ जा रहा है, फैमिली जरा गड़बड़ है। बट जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। माई ब्रदर एंड नीरज इज हियर, वी हैव 3 ब्रदर्स। अगर ऐसे तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली के हैं तो हम लोग 6 भाई बात करते थे, लेकिन 3 भाई सगे हैं जो बहुत बाद में समझ में आया, पर हम लोग अलग अलग पढ़े हैं। मेरे बाकी दोनों भाई मॉडर्न स्कूल दिल्ली में पढ़े और मैं राउरकेला एक इस्पात स्कूल है उसमें पढ़ा। वी नेवर स्टेड टुगेदर। हम दोनों का अपब्रिंगिंग अलग रहा, पढ़ाई अलग रही। मैं कम्युनिस्ट वाले, मेरा ये दिल्ली के कल्चर में बड़े हुए, और पर थॉट प्रोसेस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड पैशन है, पढ़ना है, स्पोर्ट्स है, वो सब एक जैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये थॉट प्रोसेस हम तीनों भाइयों का काफी मिलता है काफी। तो हम तीनों का क्लैश उस पर नहीं होता है, क्लैश और चीजें पे होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे होता है। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत होता है, पर पॉलिटिक्स में हम तीनों एक ही पेज पे रहते हैं। तो दैट शोज कि जीन्स डू प्ले इन एवरीथिंग, मतलब इतना बड़ा जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो अब बहुत सिंपल है, हमको क्या देखना है। नंबर 1, इतने सारे पॉइंट में हमको क्या देखना है, किसी 1-2 पॉइंट को भी करें तो भी एज तो बढ़ जाएगी। अगर हम सबको कर देंगे तो कभी हम लोग मरेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आज ये भी कहा जा रहा है कि व्हाई वी कैन नॉट मेक ह्यूमन रेस इमॉर्टल, और जानवरों पे ये प्रयोग हो रहा है और ये देखा गया है कि इट कैन बी डन। बहुत खतरनाक है। क्लियर से 2 फंडामेंटल्स हैं अगर देखा जाए। एक तो जो हमारे सेल डिवाइड होकर जो डेड सेल आ रहे हैं उनको डोमिनेट न होने दें, उसको कैसे क्लियर करें, बहुत बेसिक चीज है। आप भी समझ सकते हो, जो आपका पाउच बन रहा था उसमें से खराब पाउच को हटा दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, क्लीन पाउच रखिए, तो आपका टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये स्टिमुलेट हेल्दी सेल्स की डोमिनेट। फिर जो हमारा हेल्दी सेल है उसको हम मोटिवेट करें कि तुम डिवाइड करो, जो गलत सेल है वो ब्रेक डाउन होकर खत्म हो जाए और क्लीन हो जाए। These are the 2 fundamental things that can lead us to a healthy life and a longer life। इसको कैसे किया जाए, जो हम लोग उसमें है कुछ इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर में हो रहा है, जो चल रहा है, मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा। तो यामानाका कहलाता है, यामानाका फैक्टर। इन्होंने 4 ऐसे जेनेटिक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जिसको ये इन्फ्लुएंस करके स्टेम सेल को बना के, मतलब वो किसी भी नॉर्मल सेल को प्लूरीपोटेंट सेल में ऐसा बना सकते थे जो एक नॉर्मल स्किन का सेल को इन फैक्टर्स के थ्रू मोटिवेट करके वो न्यूरल टिश्यू बना दे, ब्रेन का टिश्यू बना दे। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि दैट मीन्स आप अपने जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए पॉसिबिलिटी, एंड दिस वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट। तो इसको करके दिया हुआ द प्रोग्रामिंग ऑफ जीन्स started the first time in world. It was a long research, but it came out, and the Yamanaka factors can be transported to anybody with the means of a capsule. वो प्रोग्रामिंग एजेंट है, जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डालते हो, वो जाएगा अंदर और टिपिकल सेल्स में अटैच हो जाएगा, एंड इट विल प्रोग्राम दैट सेल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। That's a remarkable theory. It was done in rats, and नेगेटिव पॉइंट ये था कि अभी शुरुआत थी तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और काफी काम हो रहा है, क्योंकि इसको एक व्हीकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला जा रहा है।
और ये दोनों में ये दो मूवीज के नाम हमने दिए जो एजिंग के ऊपर हमको बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप देखना चाहो देख लो। एक तो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एंड द एज ऑफ एडेलिन, बोथ आर अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। बोथ आर वेरी एज ऑफ एडेलिन तो फैंटेसी थी, हमने यूएस में बैठ के देखा था, बट नाउ इट्स अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज हैं जो आपको दिमाग की बत्ती को जलाने में मदद करेंगे। बट फ्रेंड, आई एम टेल यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट योर बॉडी यू कैन प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड द लाइफ। आप अपने जीवन को लंबा और सुंदर बना सकते हो। इसी कड़ी में फिर एडवेंट ऑफ जीन थेरेपी हुआ। निगेटिव हम लोग ह्यूमन नेचर तो बदमाशी और फितूर वाले तो हम लोग हैं। 2018 में चाइना में एक डॉक्टर ने किसी फैमिली के लिए बहुत पैसे लेके 2 ट्विन लड़कियां बनाई उसके एम्ब्रियो से, एंड दैट वाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, बोथ वे आइडेंटिकल, बोथ में बहुत। उसका कहना था हमने ये दोनों के जीन में ऐसा अल्टरेशन किया जिससे इनको कभी HIV नहीं होगा। चाइना में HIV ऐसे होने के चांसेस नहीं, कोई HIV हो गया तो मार ही दिया जाएगा, तो वहाँ है भी नहीं, इंसिडेंस भी नहीं चाइना में। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, चाइना डजंट हैव, आई थिंक 0.1 और कुछ करके है इंसिडेंस। तो ये एक जस्टिफिकेशन था उसका कि भाई पे आपने 2 बच्चियां एम्ब्रियो के जेनेटिक्स को चेंज करके अपने हिसाब से टेलर में किया। आप बोलोगे तो मेरा बच्चा, मैं चाहता हूँ मैं शाहरुख खान का ये गुण हो, आमिर खान का ये गुण हो, अमिताभ बच्चन का ये गुण हो, तीनों के जीन्स मिला के हमारा बच्चा बनाओ। तो दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट, एंड इट वाज अ वेरी बिग बैंग। मतलब हम तभी पढ़े थे हम लोग सब, इट वाज बिग बैंग इन द वर्ल्ड, साइंटिस्ट वाज शाइन, जो भी जस्टिफिकेशन था। उसके बाद WHO चेता फिर रोका गया, आप जानवरों तक रखो, ह्यूमन में अभी नहीं करो, इसको रोका गया। बट AI आ गया, अब तो मेरे ख्याल से हम लोग इसके आगे जाने वाले। तो दोस्तों ये संभव है। आप अगला पीढ़ी मेरा तो निकल गया, उसकी अगली पीढ़ी को बहुत हम लोग, उसकी अगली पीढ़ी को शायद हम लोग प्लान कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारे अगला बच्चे में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब लेट अस सी आज की तारीख में हमारे पास जो कुछ है उससे हम कैसे अपने इन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो। केवल कुछ फैक्टर्स जो सिंपल अवेलेबल है उससे हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरा बहुत शुरू का बिलीव था जब मैं पढ़ रहा था, और मेरा गोल्ड मेडल है, इसका पहला गोल्ड मेडल था हमारी यूनिवर्सिटी का, केवल विटामिन डी के रिसर्च पे आया, क्योंकि लोग विटामिन डी के बारे में तब खोज के पढ़ना आसान नहीं था। मेरा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तब भी पैशन था, मुझे बोला जा रहा था कि आप एग्जाम में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करोगे नहीं तो फेल कर दिया होगा, कभी जो देखा तो था नहीं, खाली पढ़ते रहते थे। और विटामिन डी मुझे बहुत क्यूरियस करता था, क्योंकि हम लोग बोलते थे विटामिन डी धूप वाला देश है, विटामिन डी तो मिलना ही चाहिए। और मैं जो अपने ओपीडी में देखता था, रजिस्ट्रार भी रहा मैं यहाँ पे 1.5 साल, तो हमको कुछ समझ नहीं आता कि ये मिसमैच, इतने ऑस्टियोमैलेशिया के पेशेंट आते थे, लूजर जोन के आते थे, मतलब फ्रैक्चर हो गए, तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और आज मैं उस समय जो सोचता था 84-85 में, आज वो सही है। मैं जब से पास करके, जब से प्रैक्टिस में आया, जो हमसे संसर्ग में आया, मैं उनको विटामिन डी बोलते रहता हूँ खाने के लिए। तो विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर हम लोग क्या जानते हैं, कहते हैं कि सन से होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी सनलाइट अगर आपके स्किन पे आता है उससे विटामिन डी बन जाता है, आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है क्या सही? बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, but this is not true। और उसका निगेटिव पॉइंट क्या है? हम लोग का स्किन तो डार्क है, हम लोग सांवले हैं, काला नहीं कहना चाहेंगे, सांवले कहेंगे, वो अच्छा लगता है। हमारे कृष्ण जी सांवले हुआ करते थे, राम जी भी कहा जाता है सांवले हैं, हम लोग काले नहीं है, सांवले हैं। लेकिन वो सांवला जो स्किन है ना, उस पर भी ये जब सन रे आता है तो वो जो कन्वर्जन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है। इट इज आर्बिट्री फिगर, और कुछ लोग बोलते हैं 30% हो पाता है बाकी लोग से। जो व्हाइट स्किन है उस पर ये ज्यादा अच्छा कन्वर्जन होता है, लेकिन व्हाइट स्किन में सन रे से एक स्किन कैंसर है जिससे हम लोग बचते हैं, उनको हो जाता है। तो ये दुधारी तलवार है जो आपको मार देगी। तो सन रेज को आप बैक बर्नर पे रखिए, एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल। विटामिन डी जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या क्या प्रूव किया है? ये प्रूव करता है रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो कॉमन शब्द है। हम लोग रिकेट्स बचपन में होता है, ऑस्टियोमैलेशिया बीच में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बुढ़ापे में होता है।
लेकिन इसके अलावा विटामिन डी ने दिखाया है, अब जो जेनेटिक रिसर्च में हुआ, सेलुलर हेल्थ रेगुलेशन एंड जीन प्रोटेक्शन, ये सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करता है। उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स है, वहां पर विटामिन डी का रोल है। कैंसर प्रोटेक्शन, इट एक्सपोजेज द कैंसर सेल। कैंसर सेल जब डिवाइड करते हैं तो अगर विटामिन डी के प्रेजेंस में उनका डिवीजन ऐसा होता है कि वो टी सेल आइडेंटिफाई कर लेगा और मार देगा, तो ये कैंसर से भी बचाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये मसल्स जो कार्डियक मसल्स है वो वहां पे विटामिन डी रहता है और मसल्स की एक्टिविटी विटामिन डी के थ्रू होती है। ये सब नई नई फाइंडिंग्स आई हुई, नई इतनी भी नहीं है, 10 साल से है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। एंड डायबिटीज रेगुलेशन में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी पे हमको याद है कि आज विटामिन डी अलका ने निकाल के रखी थी, हम मिस करके खाना रात को खाएंगे, टेबल पे रख दिया गया था लंच के टाइम, बट आई मिस इट। एंड दो चीज और इम्पोर्टेंट है, डिप्रेशन, दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन द ब्रेन ऑल्सो। आप एक विटामिन डी से आप कहाँ कहाँ काम ले लोगे, दिल भी देखोगे, दिमाग भी देखोगे, लेकिन सच्चाई है इट वर्क्स ऑन डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी मॉडिफाई करता है, रोकता तो नहीं, मॉडिफाई करता है। एंड अल्जाइमर डिजीज, इफ टेकन रेगुलरली, आपका ब्रेन का कॉग्निटिव जो होता है एक्शन, कॉग्निटिव एक्शन, वो बहुत दिन तक मेंटेन करता है। तो विटामिन डी इज ए वंडर ड्रग, और फीमेल्स के लिए आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू पे काम करता है, तो आपका स्किन में इलास्टिसिटी रहेगी, ज्यादा टेनासिटी रहेगी, मुलायम, अच्छा दिखेगा। आप विटामिन डी मेरे लिए पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा डाइट, इसकी नॉलेज मुझे बाद में हुई, लेकिन वही प्रॉब्लम, अगर 30 साल की उम्र से इसे हम ध्यान रखते तो शायद मेरी लाइफ का भी कुछ और तरीका होता। डाइट पे हम लोग बहुत बात करने लगे और बहुत लोग अवेयर हैं, हमारे मरीज भी आते हैं, वो भी बात करते हैं, घर में भी बात होती है। वी टॉक अबाउट डाइट, डिफरेंट डाइट, मेडिटेरियन एंड डाइट की बात करते हैं। देन ओकिनावा डाइट जो इकागाई में दिया है, तो वही आर्ट है जहाँ पे भूकंप आया था, तो जापान में हम लोग वहीं थे। वहाँ डाइट में क्या खास बात है, जो सबसे खास बात मुझे लगता है, नंबर 1, वो डाइट ऐसी है जिसमें लोग आदमी ज्यादा नहीं खाते हैं, दोनों लोकल प्रोड्यूस के ऊपर बेस्ड है। वो कहीं बाहर का, वो इंडियन खाना नहीं है, वो लोकल प्रोड्यूस पे बेस्ड है, और उन दोनों में देखा जाता है उससे भूख जल्दी मर जाती है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फूड वो नहीं बढ़ता है, और दोनों में आपका जो ऑयल है डिफरेंट है, एंड टू मच ऑफ मिनरल्स, स्पेशली जिंक ज्यादा है। तो मेक योर ओन इंडियन डाइट। आप अपने, हम लोग अपने स्क्रिप्चर से पढ़ते हैं और हम लोग अपने फैमिली में अपने सब जगह देख सकते हैं। मेरी मदर शाम को आई थिंक 6:30-7 बजे के बाद तो कभी मैं उनको डिनर खाते नहीं देखता। मैं बहुत बाद में रहा हूँ उनका, शुरू में तो बाहर ही पढ़ाई किए, लेकिन मतलब उस समय तक खा लिया तो खा लिया, देन शी विल नॉट। एंड ये प्रथा बहुत जगह हमारे घरों में रही है। जो व्रत उपवास की बात है वो सब जानते हैं, हम लोग के खानदान में, सबके खानदान में पुराने में यही चलता था, पर आज उसकी इंपॉर्टेंस आ रही है। और इसके इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी क्यों आ रही है, जो फास्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फास्टिंग का टाइम होता है, पूरी एनर्जी जो फास्टिंग का है, दिस फास्टिंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्लीनिंग योर सेलुलर डेब्रिस, biggest, I'm telling you, biggest, simplest and the biggest. So now the trend has come, it is, and they have done this on various experiments. कोई मैं जो भी बोल रहा हूँ सब verifiable data है. The experiment was done on rats and अलग अलग रखे बहुत ज़्यादा. The biggest experiment was done in NIH and Harvard, and then it was coupled with so many चाइना का भी है कुछ वैसा, चाइना से हम लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन बाकी दोनों और इंडियंस लोग उसमें भी इन्वॉल्व हैं, क्या बताया जाए, वो अपने देश में कर देते तो हम लोग ज़्यादा, और हम लोग के पास तो था ही, फास्टिंग वाज एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ क्लींजिंग योर बॉडी, but now it has come with validation of experiment, so now we'll accept it with whole heart. But this is very important. The recommendation are variable. बट जो कहा जा रहा है कि योर फास्टिंग, योर ईटिंग विंडो शुड नॉट बी मोर देन 8 आवर्स, बट 8 से 10 घंटे ही आप खाइए, बाकी समय आपको कुछ नहीं खाना।
ऐसा कुछ नहीं खाना है जिसमें आपका एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. You can take simple minerals, you can take water, you can take black coffee, you can take black tea. Black tea is supposed to be the best. तो इस तरह की चीजें आप खा सकते हो, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ऐसा कुछ मत खाइए. और ये बहुत एस्टैब्लिश्ड है एंड पूरे दुनिया में इसकी लहर चल रही है. जो दूसरी लहर चल रही है वो बहुत बड़ी बात है, जो इंडियन डाइट की बात हम कर रहे हैं. नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन हम लोग प्रोटीन के पीछे पागल थे बीच में. हम बहुत सारे अपने साथियों को, क्या अपने लड़के को रोकना पड़ा. वो जरा जिम अच्छा करता है, अभी भी करता है. इज ए टेनिस प्लेयर ऑल्सो. मैरीलैंड में रैंक है उसका लॉन टेनिस खेलने में. टेबल टेनिस वो यहाँ पे था जब मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में था, ग्रांट्स में था, तो वहाँ स्टेट टीम में था. क्रिकेट में भी बढ़िया था. तो जिम के कारण वो प्रोटीन भी बहुत खाता था. फिर हमने उसका भी यूरिया बढ़ने लगा. वी गॉट हिम टेस्टेड, फिर उसको समझ में आया एंड देन शिफ्टेड आउट. इतना ज्यादा हमने अपने समाज में भी देखा है, लोग वे प्रोटीन और क्या क्या खाते रहते हैं. आप गो फॉर सिंपलर प्रोटीन. आपका कोई भी प्रोटीन आप खाओगे उसको ब्रेक डाउन होना है सिंपल अमाइनो एसिड्स में. जब तक वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं होगा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस आप मुश्किल रखोगे कि सिंपल है आपके हाथ में. अगर आप सिंपल वेजिटेबल प्रोटीन करोगे तो भी ब्रेकडाउन होगा, बट उससे डेब्रिस कम होगा. जो कूड़ा करकट जो बनता है वो कम बनेगा, सेलुलर डैमेज कम होगा. और इसलिए पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट एकदम से शुरू हुआ है. ये बहुत पुरानी बात नहीं है. दिस अवेयरनेस हैज कम इन लास्ट 10 years ओनली. मैं सब जो बात कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें रिसर्च में थी, लेकिन पब्लिश होना शुरू किया 10 साल पहले. तो प्रोटीन आप लीजिए, लेकिन व्हाई नॉट शिफ्ट. हमारे पास टॉम क्रूज है, हीरो है, इतना बढ़िया एक्शन करता है, बढ़िया बॉडी है. इज वेजिटेरियन, इट डजंट टेक नॉन वेज एब्सोल्युटली, और उसका प्रोटीन है. एंड ही इज नॉट अलोन. आप दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देख लोगे जो प्योर वेगन है या प्योर वेजिटेरियन है. तो ये एक सिंपल दिमाग की बत्ती बचानी चाहिए. अगेन कार्ब्स जितना हम लोग मना करते हैं उतना खराब है नहीं. अल्टीमेटली ऑल द फूड स्टफ ब्रेक डाउन एंड प्रोवाइड एनर्जी. एवरीथिंग इज इंटरचेंजेबल. तो ट्राई टू गेट स्मॉल डाइजेस्टेबल फूड. ट्राई टू गेट कीप लॉन्ग विंडोज ऑफ फास्टिंग एंड दैट ऑल हेल्प्स इन रिजॉल्विंग योर बॉडी डेब्रिस. तो बॉडी की डेब्रिस जो बन रही है उसको कितना बढ़िया आप करें और अपने बॉडी को कैसा स्ट्रेंथ करें, वो आपके डाइट हैबिट्स पे बहुत डिपेंड करेगा. मैंने तभी बोला कि यही सब अगर 30 साल की उम्र में जानते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे. और आज भी हम लोग तो बात कर रहे हैं. अगर आप अपने बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन को बोले, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी. जो सबसे बड़ा डेंजरस चीज है जिसके ऊपर आजकल बहुत हल्ला मच रहा है, वो प्रोसेस्ड फूड. बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस्ड फूड जिसको लोग खाते थे, बाद में पता चला कि वो कार्सिनोजेन थे, उसको कैंसर प्रोड्यूस किए हैं. आई विल नॉट गो, मैं डिटेल आपको डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों. प्रोसेस्ड फूड हम लोग के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है. क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड, वो फूड के अलावा जो उसमें मिलाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं पर परेशानी शुरू होती है. तो जस्ट बी अवेयर, इसके ऊपर ध्यान रखिए. यही मैं बोलना चाहूंगा. 2-3 चीजें जो इधर आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका जैसे हमने विटामिन डी का बोला, मैं तो मुझे फेथ था लेकिन एविडेंस नहीं था. मैं तो ऑब्जर्वेशन पे था कि मैं देखता था विटामिन डी देने के बाद. मेरे हम लोग ने हमने एक स्टडी की थी जब कॉलेज में पढ़ रहा था कि जो रेलवे के कुली है उनको बुला के विटामिन डी खिलाते तो उनके क्या फर्क पड़ता था. वो तो ऐसे ही मेहनत करते थे. वी डिड इट ऑन 50 कुलीज, पर 85 में वो स्टडी जो किया था उसका ये फायदा है कि आज तक मैंने मतलब बहुत सालों तक सारे रेलवे स्टेशन कुली मेरे दोस्त हुआ करते थे. वो मेरे परेड की वो भी होते थे, परेड में भी आते, फ्री इलाज होता था. वो कनेक्शन, वो उसका बेटा आ रहा है उसका, तो रेलवे स्टेशन लेके हम लोग बहुत मजा आता था. कभी ट्रेन से जाना हो कोई परेशानी नहीं, 4 आदमी खड़े रहते थे, कुली वाले डॉक्टर इधर ले चलिए वहां रखिए. वो ग्लोरी भी हम लोग ने एंजॉय किया. पर विटामिन डी है, लेकिन एक बहुत सिंपल चीज जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रेंच लाइलैक, एक देखा गया कि फ्रांस में एक फूल के
खाने से लोग का शुगर ठीक हो जाता था, कंट्रोल होता था। फिर उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया कि लोगों ने ऑब्जर्वेशन करके किया, वो दवा का नाम था, आज जो हम लोग सब यूज करते हैं, मैं भी वही खाता हूँ, मेटफॉर्मिन। बहुत सिंपल दवा है, सबसे सस्ती दवा है, बिकॉज उसका पेटेंट नहीं होने दिया जिसने किया। और मेटफॉर्मिन जो है, सॉरी, ये डायबिटीज को तो कंट्रोल करता है, और बीच में डायबिटोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर्स भी है, वो थोड़ा मेटफॉर्मिन को क्रिटिसाइज करने लगे, बहुत सारी नई दवा आ गई। लेकिन मेटफॉर्मिन की जो बाकी इफेक्ट आने लगे सेलुलर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिवेट सर्टुइन एक 3-4 मेथड्स है जिसके थ्रू सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है। वो सर्टुइन है, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो सब सेल्स को डिवीजन को अच्छा रखते हैं। मतलब जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसका हेल्प करते हैं, जो उसका अमीनो एसिड्स है उसके ऊपर बनता है प्रोटीन, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो सर्टुइन उसके डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया कि ये एक्टिवेट करता है उस एंजाइम को जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड प्रोटेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल पावर, ये बहुत बड़ा एक फाइंडिंग था मेटफॉर्मिन के लिए। एंड नाउ मेटफॉर्मिन इज बीइंग यूज्ड और बीइंग प्रोमोटेड फॉर दिस इन ए कंट्रोल ट्रायल। आई थिंक जो ट्रायल का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा जल्दी। इट इज अगेन डन इन यूएसए, बट दे हैव गॉट नाउ मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, NIH हैज टेकन लीड। 41,000 यूजर्स का एक स्टडी है जो मेटा एनालिसिस किया है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डिमेंशिया, कार्डियक स्ट्रोक, कैंसर, डिप्रेशन, एंड 25 स्टडी है जो दिखाया कि कैंसर को कम किया है। तो इतनी स्टडी एकदम से आ गई तो आपको लगता है कुछ तो है। नाउ भी इसके ऊपर हो रहा है बात। और रिसेंटली जो सबसे बड़ा अभी है, जो अगेन ऑब्जर्वेशनल फाइंडिंग, उसके ऊपर भी रिसर्च हो रहा है कि ड्यूरिंग कोविड इट प्रोटेक्टेड COVID patient from death. Number of death happening to the people who are using metformin is very negligent or very less compared to the other people who are not using metformin. So number of death is a बहुत बड़ा एक observation ये है। So this metformin is coming as a wonder drug which will help in longevity of you. Then activation phase 3, ये देखा गया कि जो स्ट्रॉबेरीज का कलर है वो एक केमिकल ज्यादा आ गए, वो भी सेलुलर हेल्थ के लिए होता है। अल्टीमेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, रिस्वेट्राटॉल जो होता है वो रेड ग्रेप्स में पाया जाता है, और वो भी मॉडिफाई करता है सेलुलर डिवीजन को। और इसीलिए कहा जाता है कि आप वाइन पीजिए, दारू पीजिए, लेकिन आपको 75 से 100 बोतल रोज वाइन पीनी पड़ेगी अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं। तो वो जरा आसान नहीं है। तो लोग वो 1-2 पैक पी के अपने को जस्टिफाई मत करिए। पर जो मुद्दे की बात है इसमें, जो सबसे बड़ी, ये जितने भी केमिकल्स आए हैं पेड़ों से आए हैं, और पेड़ों से तब आए हैं जब वो पेड़ अंडर स्ट्रेस थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी जिसने फिर अगेन दिमाग की बत्ती बनाई। मीन्स दी ग्रेप्स के वो पेड़ जो स्ट्रेस थे, ऐसी जगह जो ग्रेप्स हो रहे थे जहां पे पानी कम था, सूखा था, और वहां पे दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्लांट। तो ये उनकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस के हिसाब से उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट, अपने पेड़ को और अपने फल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पेड़ में ये नए नए रसायन पैदा किए, और इस रसायन को हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करके यूज करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा यूज है, और आज इसके ऊपर डिबेट भी है, लेकिन ये यूज तो कर ही रहे हैं लोग। हमने भी शुरू किया था, लेकिन थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं। बट ये सब ऐसा नहीं कि रोज खाइए, लेकिन अपने लाइफ में आप कर सकते हो। दिस कैन यूज एज सप्लीमेंट। अंगूर आप इतना खा नहीं सकते, डायबिटीज बढ़ जाएगी मेरी, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस प्लांट प्रोड्यूस केमिकल, मतलब जो प्लांट स्ट्रेस किया था उसी में केमिकल आता है। अगर आप उसको खूब पौधे को पानी खाद दे दोगे तो वो केमिकल, वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट चला जाता है। और इसी के ऊपर पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर शुरू हुआ। दैट मीन्स लेट द प्लांट्स प्रोड्यूस देयर नेचुरल प्रोड्यूस विदाउट एनी पैम्परिंग। अब खाद देते हो, ज्यादा पालते, मतलब उसको पैम्पर मत करो, उसके बाद जो प्रोड्यूस आएगा वो आपको भी बचाएगा और आपकी लाइफ को भी लंबा करेगा। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, और यहाँ से शुरू हुआ दूसरी कहानी।
कि हम अपनी बॉडी को भी स्ट्रेस करें, शायद ऐसे केमिकल्स आए जो हमारी लाइफ बढ़ाए। और दोस्तों ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। अंडर स्ट्रेस योर बॉडी परफॉर्म्स बेटर। ये इतना बड़ा फिलॉसफी जो मेरे ख्याल से बाद में डॉक्टर वो दुबे वगैरह बात करें, मैं तो फाइंडिंग बता रहा हूँ खाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेरोटोनिन एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स है जिनको स्टैक कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है? तो ऐसे सब अंडर स्ट्रेस बनने वाले हैं। वन ऑफ देम इज NMN और विटामिन बी। दैट्स व्हाई आई विल से कि सप्लीमेंट में क्या क्या लेना है। तो एनर्जी बूस्टर्स कहलाते हैं जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला चीज, विटामिन डी की बात हो गई, डाइट की बात हो गई, एक्सरसाइज। अब आपको लगेगा एक्सरसाइज तो बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग आपका बॉडी शो करता है, अच्छा करता है, लेकिन एक्सरसाइज आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स शुरू करते हैं जो आपके सेलुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा डोपामीन एंड एंडोर्फिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। द फील गुड हार्मोन्स इसको कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। योर ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस से होता है और ये प्रोड्यूस करता है। ये डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन ए सेलुलर हेल्थ अपार्ट फ्रॉम फीलिंग गुड फॉर इन योर ब्रेन। तो इंक्रीजेस सेंस ऑफ वेलबीइंग, बूस्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बिकॉज कार्डियो का आप करते ही हो, शार्पन फोकस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैंडोलिन बजाता हूँ, वो एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दूँ, मैं रोज सुबह खेलता भी हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। और लड़ता भी अपने से खिलाड़ियों के साथ। मेरे ख्याल से एक पार्टनर तो मेरे बैठे हैं, आशीष कपूर बैठे हैं, जिनके साथ आज तो पूरा हार गए थे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली डिले एजिंग, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, लेजरली वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। उसको रिलैक्सेशन में करिए, उसे एक्सरसाइज से हटा दीजिए। जो आप आराम से खरामा खरामा टहलने जाते हो और दुनिया भर की पंचायत करके चले आते हैं, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है। तो 3 ग्रुप को हम एक्सरसाइज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप में। नंबर 1 इज कार्डियो। यू वॉक एंड हैज टू बी ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक करिए। आपका दिल का रेट 130 से ऊपर जाना चाहिए। मैं घर अपना वॉच देखिए, जब खेलता हूँ मेरा हार्ट रेट गोज टू 140 145, बट इजीली शुड आपका हार्ट रेट 130 से ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी वॉक में आप देख सकते हो, अगर आपका 130 नहीं पहुंच रहा तो आपकी वॉक में कमी। और 130 पे फिर कंसिस्टेंट रहिए, कम से कम 25 मिनट आप उस 130 के पल्स पे चलिए। बेसिकली ऐसा चलिए कि जब आप कोई आपसे बात करे तो आप हाँ आपके जवाब न दे पाए, इतना होना चाहिए। तो ब्रिस्क वॉक इज वन, दैट्स अ गुड कार्डियो। यू कैन डू ऑन ट्रेडमिल, बट ट्रेडमिल और नॉर्मल वॉकिंग में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। चलती है, आप जमीन को पकड़ने की कोशिश करते हो अपने पैर से, और नॉर्मल वॉकिंग आप जमीन को धक्का देके लिफ्ट करते हो। तो ये बहुत बड़ा बायो मैकेनिकल डिफरेंस है। एंड डेफिनेटली वॉकिंग इज बेटर, पर अगर मजबूरी है तो ट्रेडमिल इज अनदर ऑप्शन, क्योंकि उसमें भी हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही। दूसरा है वेट ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। इट हैज प्रूव, मैंने बोला ना अभी स्ट्रेस, तो आप अपने मसल्स को स्ट्रेस करोगे तो वो ऐसे केमिकल पैदा करेगा जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो पेड़ के लिए ट्रू था, वो किसी भी लाइफ के लिए ट्रू है। पेड़ भी लिविंग है, ये तो हमारे साइंटिस्ट ने ही प्रूव किया था, बोल साहब ने। तो हमारी बॉडी को भी स्ट्रेस देने से ऐसे केमिकल्स आते हैं जो सेलुलर हेल्थ को अच्छा करते हैं। एंड तीसरा है स्ट्रेचिंग, जो आप योगा में करते हो, और यू कैन डू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग गिव्स ए मोबिलिटी टू योर जॉइंट, एंड जॉइंट जितना मोबाइल होगा उतना आपका कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी रहेगी। ये 3 ग्रुप के एक्सरसाइज का मिश्रण होना चाहिए आपका जो एक्सरसाइज रिजीम है। एंड टोटल जो देखा जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंड 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है। एंड दिस कैन गो आइदर वे। अगर आप इसको सोचोगे मैंने 150 के लिए मैं तो 300 मिनट करूंगा स्ट्रेंथ वाला एक्सरसाइज, दोस्तों दैट इज गोइंग टू डैमेज। तो ये बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा वो 10% जो हो जाए, वो ओवर किल मत करिए। जो हम लोग यहाँ कहा जाता है बुद्धिज्म में और सनातन संस्कृति में, दोनों में कहा जाता है मध्य मार्ग, तो मध्य मार्ग में रहिए, डोंट गो टू द एक्सट्रीम्स। तो दिस इज रिकमेंडेशन ऑफ द 3 ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज दैट वो हम लोगों को करना चाहिए। असली चीज तो यही है।
जो सारा खेल करा रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लॉन्जिविटी जीन्स, हमने बोला ना कि हमारे पास जीन्स तो वो भी है, लेकिन वो जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब हम वो अगर मान लीजिए 5 हमारे मेंडोलिन का 7 स्वर का एक सीक्वेंस है, उससे वही आवाज निकलनी चाहिए, वो 7 स्वर तो है, आवाज वो नहीं निकल रही है। उस आवाज को निकलवा लेने में कौन मदद कर सकता है? वो है हमारा दिमाग। और ये सबसे बड़ा, आज तक ये सबसे बड़ा रिडल है, और इस पे भी काम हो रहा है। वी विल कम आउट विद सम सॉल्यूशंस सूनर और लेटर। उस रिडल को के ऊपर कैसे किया जाए, और अल्टीमेटली द बज़वर्ड जो मैं बहुत कोट करता हूँ, योर माइंड शुड कंट्रोल योर बॉडी शुड नॉट बी कंट्रोलिंग योर माइंड। मतलब आपको थकावट लगती क्यों है? थकावट नहीं लगती, अगर आपका दिमाग चाहेगा तो कभी नहीं लगेगी। मोदी को कभी थकावट नहीं लगती, ऐसा क्या है? दैट मीन्स ही हैज ओवरपावर्ड हिज फीलिंग्स। तो माइंड शुड कंट्रोल। थकावट हम लोग का सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है। सेल तो डिवाइड हो रहे हैं, उनको क्यों थकावट लगेगी? इसका मतलब ब्रेन आपको कैसे कंट्रोल करता है, ये आपके ऊपर है। हाउ टू चेंज योर ब्रेन, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। सेल्फ काउंसलिंग तो है ही, लेकिन जितने सारे और संस्थाएं हैं इस तरह की, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे हमारे बेंगलोर के सदगुरु हो, चाहे महर्षि भी रहे हैं, ओशो रहे हैं, इतने सारे लोग रहे, तो ये सब लोग अपने अपने तरीकों से ये ट्राई करते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो ओपन है। आई थिंक इस पर हमारे पास वो बात करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है, एस्टैब्लिश है। ब्रेन कंट्रोल ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे हम अपने शरीर के सेल को अच्छा रखते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेरोटोनिन भी वहीं से आते हैं। ये सब बने नहीं बने ये डिसाइड तो ब्रेन करता है। कौन सा ब्रेन ये डिसाइड करेगा, वो हमारे हाथ में है। तो हमारे पास लॉन्जिविटी जीन्स तो है, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे ला सकते हैं ना, माई ब्रेन कैन पुश इट अप। हम लोग उसको बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी आता है, हम उधर एटीट्यूड बात करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ये सब कहा जाता है। ये सब दोस्तों माइंड ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो ट्रेन योर माइंड टू परफॉर्म राइट टास्क, ये कैसे किया जाए? इट्स अ रिडल, बट यस लोग करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कटु सच है कि हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को ब्रेन मॉडिफाई कर सकता है, ये एस्टैब्लिश्ड है नाउ। ब्रेन कैन बी स्टिमुलेटेड, various means, external means, म्यूजिक, मेडिटेशन है, कॉग्निटिव एक्सरसाइज। ये भी सच्चाई है। आप खुद सोचो ना, आपको कोई म्यूजिक एकदम से आपके आंख में आंसू ले आता है, ऐसा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ तो है ना बाहर की चीज में जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो ट्राई ये कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। डेफिनेटली मेडिटेशन इज गोइंग टू बी बिग वर्ड नाउ। स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन कैन इन्फ्लुएंस हार्मोन सिक्रीशन, सेल रिजेक्शन एंड ओवरऑल। ये सब एस्टैब्लिश्ड जो मतलब एविडेंस बेस्ड बात है, वो मैं बता रहा हूँ, एंड वेरीफाइबल। सो फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग ब्रेन टू प्रोड्यूस एंडोर्फिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन एक्टिवेशन। ये अगर देखा जाए, ये 3 हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ तो केमिकल मीडिएटेड है, तो ये 3 चीजों से तो हम बहुत कुछ अपने शरीर के चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक आई शुड बी फिनिशिंग आल्सो नाउ। प्रॉपर मेडिटेशन, द वर्ड इज प्रॉपर, बिकॉज प्रॉपर क्या है मुझे भी नहीं पता। प्लेइंग गेम, स्पेशली लिटिल कॉम्पिटिटिव, अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने से हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं, ये पक्का है। आप सिंपल अकेले वॉक करिए, उतना एंडोर्फिन्स नहीं आएगा, लेकिन प्लेइंग गेम्स, कंपटीशन गेम, लड़ाई झगड़ा हल्ला मचा के, और उसमें जो होता है हम लोग जितना हंसते, मैं दिन भर जितना टेबल टेनिस खेलते थे मैं हंस लेता हूँ, उतना तो मेरे ख्याल से पूरे दिन बाकी 24 घंटे में नहीं हंसता हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक इज द बिगेस्ट थिंग। मतलब मेरे ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक तो चलता ही रहता है, हम भी सुनते हैं, मरीज भी सुनते हैं। मैं बोलता हूँ मरीज से भी कि म्यूजिक चलेगा तो मेरा हाथ भी ज्यादा अच्छा चलता है। पर म्यूजिक बहुत बड़ा सिंगल फैक्टर है जो आपको ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकता है। और वही है ना, सुर कहाँ से कहते आ रहा है। कॉमेडी मूवी डेफिनेटली दे स्टिमुलेट। आपने लाफ्टर क्लब सुना होगा, तो बट लाफ्टर शुड कम फ्रॉम इनसाइड, नॉट ए फेक लाफ्टर। यहाँ पे मेरा उनसे डिफरेंस है। आप लाफ्टर जो योगा करते हैं, वो लाफ्टर आपके अंदर से नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई प्रैक्टिस, मैं रात में मेरा एंड जो होता है वो कोई ना कोई
मैं कितनी भी सीरियस मूवी देख लूँ, रात को एक एपिसोड या तो फ्रेंड्स का देखता हूँ, साइंफिल्ड का देखता हूँ, बिग बैंग थ्योरी देख लेता हूँ, एक दो हिंदी सीरियल भी थे जो खत्म हो गए थे, दोबारा नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आई जस्ट सी वन एपिसोड ऑफ 20 मिनट, आई फील गुड, रात को नींद अच्छी आती है। वो नहीं तो फिर वो जो सेंटिमेंट वाला सेंटिमेंटल सीरियस पिक्चर देख लो तो वही घूमते रहता है। तो ये दिमाग सिंपल रहता है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू डू दैट। और कॉमेडी कपिल को ही सुन लो यार, कपिल शर्मा इज गुड एज अ फाइटिंग, वो भी हंसा देगा। एक्सरसाइज हमने बता ही दिया, तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा स्टिमुलेशन है। स्पा से आपका स्टिमुलेशन होता है, इट हैज अगेन प्रूवन। मुझे भी लगता था ये लग्जरी है, पर है तो सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना टाइम का भी बैकअप में माइंड में रहता है। और मसाज अब मैं विदेश जाता हूँ तभी करा पाता हूँ, यहाँ तो सोचता हूँ तब भी नहीं। बीच में एक मालिश वाला आता था पर वो भाग गया, धीरे धीरे खोज जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोल्ड थेरेपी इज अगेन ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, और क्रायोथेरेपी एंड कोल्ड स्पा जो एकदम से ये देखा गया कि जब आप कोल्ड से एक्सपोज करते हैं तो आपका वो डिफेंस जो सेरोटोनिन है वो एकदम से सिक्रीट होता है। एंड दैट वे नाउ क्रायोथेरेपी spas are coming up all over the world. And this another study we showed that रात का आपका टेम्परेचर रूम का जहां आप सोते हैं नींद में वो 2 डिग्री कम होना चाहिए एवरेज। दैट मीन्स हम जिस अपनी बेटी को बहुत गुस्सा होता है, बहुत ठंडा करके सोती है, अब समझ में आ रहा है कि वो ठीक करती थी, हम ही गलत थे। उसका एसी बहुत चिल होता था, मुझे अंदर घुसने में ज़्यादा लगता था। लेकिन दिस इज नाउ प्रूवन, ये it is again a big trial which has shown that your brain is working better, your body is preserving the cells, and again जो सेल का डेब्रिस है वो क्लीनिंग, जो टी सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन हमको बाद में लगा इसका मतलब वो जो ठंडे देश में रहने वाले उनको भगवान ने थोड़ा ज़्यादा ब्लेस कर दिया है। ये अगेन स्पेंडिंग लेजरली टाइम विद फ्रेंड्स, इसके ऊपर इतना काम हो गया है आप सोच नहीं सकते। ये व्हाट्सएप पे आता था तो मैं नहीं सोता, जब इस लेक्चर के लिए मैंने सोचा भी नहीं था टॉपिक, जब ऐसे ही सर्च करके मैं पब्लिकेशन देख रहा तब देखा गया कि एंडोर्फिन का सिक्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो अब आप ब्रिज भी खेल रहे हैं कानपुर क्लब में बैठ के तो भी एंडोर्फिन आपको मिल रहे हैं, यू विल फील गुड, आपकी एज बढ़ रही है। अफेक्शनेट हग्स, तो जादू की झप्पी गलत नहीं है, झप्पी से हमेशा आपको अच्छा लगेगा, यू फील गुड, यू फील वांटेड। एक होता है ना, आपको लगेगा हाँ आपको कोई चाहने वाला है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है। ये फीलिंग से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो जाते हैं। बताइए, ब्रेन में कुछ तो है बॉस। अच्छा हुआ मेरा बेटा न्यूरोलॉजिस्ट है। सेक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और दुनिया भर में शुरू से पता नहीं कब से इसके बारे में इंपॉर्टेंस कहा जा रहा है। बट द कैचवर्ड और द कॉशन और द कैविएट इज इट शुड बी कंसेंशियल एंड इट शुड बी गिल्ट फ्री। अब इसको एलेबोरेट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद ही समझोगे क्यों मैंने ये 2 वर्ड और क्यों लिखे। दीज आर द कैविएट ऑफ सेक्स, अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग व्हिच सूथ्स योर ब्रेन एंड गिव्स यू अ लॉन्ग लाइफ। लेकिन अगर आप अगेन अब हम लोग ये साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव कर रहे हैं, पर ये अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ तो बहुत सारे किताबों में ये कहा जाता था। हमारे ये ओशो साहब, मैं कभी डिटेल उनको नहीं पढ़ा, पर हमारे एक दोस्त है हमारे बैच में, उसने तो वहाँ जाके उसके साथ काम भी किया ओशो के साथ। वो डॉक्टर वैसे नाम नहीं बताऊँगा, बट ही वेरी वेरी गुड लर्नेड पर्सन। आई रियली एडमायर दैट डॉक्टर। मेरा कूलिंग मेरे बैच में थे। और एक पॉलो कोएल्हो की अगर आप अल्केमिस्ट पढ़े, उसकी एक और किताब है ब्रीडा, और ब्रीडा उसकी वैसे पॉलो कोएल्हो की मैं अल्केमिस्ट के अलावा किताबें पढ़ने वाले अल्केमिस्ट से फैन हो गए तो सब किताबें पढ़ने के चक्कर में पढ़े, लेकिन देन ब्रीडा वाज माय लास्ट वन, उसका बंद कर दिया, हमको बहुत मजा नहीं आया। तो ब्रीडा में भी हैज फोकस टेकिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, जस्ट इजिप्ट एंड सब जगह से, एंड वेरी ट्राइंग टू शो दैट सेक्स इज द बिगेस्ट मेडिटेशन and it can reach you to God. लॉजिक तो नहीं समझ पाए, क्योंकि इट वॉज वेरी अनयूजुअल टू रीड समथिंग लाइक दैट। वो भी अल्केमिस्ट के राइटर थे, लेकिन हाँ पढ़ तो लिया इस चक्कर में। तो वो भी ये कहता है, एंड ही इज कोटिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ तो बात है दोस्त,
और ये बात सही है, कुछ तो है, हॉलीडे को अंडरमाइन मत करिए, टेक ए ब्रेक, अगेन ब्रेन स्टिमुलेट होता है। एंड सोशल वर्क, वॉलंटियरिंग फॉर ए कॉज, इससे आपका एंडोर्फिन सिक्रेशन होता है। जब आप किसी को मदद करते हैं ना, वो जो अंदर फीलिंग आती है वो ब्रेन से होती है, वो एंडोर्फिन देते हैं। तो कभी भी अपने को सप्रेस मत करिए। आप देखते होंगे हेल्प करने का पहला इंपल्स तो वही होगा कि यार हेल्प कर दो, फिर आप तो समझा दो यार बेवकूफ नहीं मैं बन जाऊंगा। गो फॉर योर इंपल्स, इफ यू वांट टू हेल्प समवन, डू हेल्प, गो टेक टाइम फॉर वॉलंटियरिंग, सोशल एक्टिविटीज में आ गया है। ये सब आपको एजिंग को स्लो करने में मदद करते हैं। अगर मेरा कहना मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो केवल ये 5 पॉइंट है। रेगुलर स्क्रीनिंग एंड टेस्ट, फर्स्ट है, नो डोंट शाई अवे, प्लीज रेगुलर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए। आपको जो छोटी लगती है, बड़ी लगती है, छोटी चीज भी अपने डॉक्टर से बात करिए, हो सकता है वो बड़ी हो, आपको समझ में आ रहा है छोटी। डोंट नेग्लेक्ट योर बॉडी, योर बॉडी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका शरीर आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, और अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए, टेस्ट रेगुलर कराइए। बहुत सारी चीजें कैन बी निप्ड इन द बड बाय दिस। कंट्रोल डाइट, वी टॉक अबाउट डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, विटामिन B12, कोएंजाइम 10, रिसोरेटॉल, एनर्जी बूस्टर, दीज आर द ग्रुप ऑफ सप्लीमेंट्स। आप कैसे कॉम्बिनेशन में करेंगे, अपने डॉक्टर से बात करिए, डिस्कस करिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट। ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा आपके बॉडी बिल्डिंग में काम करने वाला है। कोई आपको मजबूत नहीं करेगा, एक्सरसाइज मजबूत करेगा, लेकिन दीज आर द सप्लीमेंट जो आपके डाइट में उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा उसके लिए। एंड टेक योर मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग ठीक होना चाहिए। मेडिटेशन, कंट्रोल इमोशन, एंगर एंड जेलसी, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको निगेटिव बैलेंस पैदा करते हैं। दैट नाइट्राइट, और मतलब ये भी, इसका भी केमिकल सॉल्यूशन आ गया। मैं सोचता था ये सब तो व्हाट्सएप मैसेज पे आता है। जब इस लेक्चर के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया था समझ में आया, निगेटिव नाइट्राइट बैलेंस से वो बिगड़ता है, सेल्फ डैमेज बढ़ा देता है। ये 2 फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट उन्होंने दिए हैं, एंगर एंड जेलसी। दैट्स फनी बट इंपॉर्टेंट। So prevention is better than cure. Take that dictum. अपना लाइफ आपके हाथ में, कंट्रोल आपके हाथ में, आपका ब्रेन है जो आपके शेड्यूल कंट्रोल करेगा। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग हियर।